नमस्कार दोस्तों। जानने की प्रयास करेंगे आज एक आईटी कंपनी के बारे में। और आईटी कंपनी क्या मल्टीबैगर साबित हो रहा है या हुआ है, या ऐसा कुछ कगार पे निकलती आती है। तो चलिए इसी क्रम में एक बात करने वाले जिसका नाम है थ्री आई इंफोटेक लिमिटेड। इसी के पोटेंशियल के बारे में जानने वाले हैं आज। और जहाँ पे चार्ट में हमें ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ 4-5 साल के चार्ट को यदि देखा जाए आकलन करके, तो एक अच्छी सी गिरावट का भी पोजीशन देखने को मिला है। लगातार गिरती हुई थी स्टॉक। फिलहाल यहाँ पे क्या नज़र आता है, स्टॉक में थोड़ा सा सस्टेन करती नज़र आती है। ऊपरी सतह पे कारबार करती नज़र आती है, ऐसा लगता है। तो चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल, टेक्निकल और बाकी सारे चीज़ को हम जानने का प्रयास करते हैं। स्टॉक की प्राइस बहुत बड़ी नहीं है, नियरली 40 के आसपास की प्राइस थी। लेकिन इसको फैक्टर के हिसाब से देखा है तो 3 फैक्टर को इंक्लूड करते हैं: फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल। इन तीनों फैक्टर को समझने के लिए हमें करना पड़ेगा सबसे पहले काम फंडामेंटल में। बुक वैल्यू कितना है? 17 रुपये 3 पैसे का, 30 पैसे का। इसके बाद देखा जाए तो इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आता, क्योंकि कंपनी इज ऑलमोस्ट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। क्योंकि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कहती है करीब 17 रुपये के नुकसान में है कंपनी। इसकी वजह से स्टॉक की पी नहीं आती है। इंडस्ट्रियल की पी कहते हैं करीब 38 के आसपास। तो ये पहला फैक्टर तो इसका क्या हुआ, फंडामेंटल में इनका प्रॉफिट का पार्ट लास्ट ईयर का नहीं रहा है। आरओसी कहते हैं 6.65 इज नेगेटिव, और आरओई कहती है 15.7 इज नेगेटिव। फेस वैल्यू है 10 रुपये का। 10 रुपये के हिसाब से देखा है तो बुक वैल्यू 117 रुपये का, और मार्केट प्राइस है 40 रुपये के आसपास। जो कि 40 रुपये जो है, बुक वैल्यू कितना है, करीब करीब 232% का जंप किया हुआ है स्टॉक। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल दूसरा इंडिकेटर होता है। वो इंडिकेटर कहते हैं लोग, जो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है कंपनी का। यहाँ पे ये निकल के आती है, डेट टू इक्विटी 29% के आसपास निकल के आती है। और ये करीब करीब निकल के 105% के निकल के आसपास निकल के आती है, जिसका नाम है करंट रेशियो। तो इंडस्ट्रियल पी की और इसका पी की कोई चर्चा ना करें, क्योंकि ये तो मार्केट के एक सिंपल से फार्मूला बेसिस पे बनती है। यदि चाहें तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए इससे, तो कितना निकल के आता है, और इसको कंपेयर करके देख लीजिए कि आखिर पोटेंशियल क्या है मार्केट को लेकर के। क्योंकि लास्ट कुछ पीरियड में नुकसान में है, जिसकी वजह से ये सब डेटा देखने को नहीं मिलती नजर आती है। चलिए, कंपनी 1993 में बनी थी। और कंपनी क्या करती है, थ्री आई इन्फोटेक लिमिटेड जो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, जो कि आजकल एक जनरेशन है। तो क्या ये भी एआई पे काम काज करती है, नहीं करती है? वेबसाइट्स पे देखते हैं तो वेबसाइट काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कहती है फ्यूचर टेक 5G एंड द लैंड्स ऑफ द पॉसिबिलिटी। कहती है ब्रिंग यू एंड द पावरफुल सोल्यूशन टू डील विद द ऑल रिस्क कंप्लायंस एंड द इंटरनेट। फिर कहती है गो टू द मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर स्टार्टअप एंड द एमएसएमई। और इसका रीचिंग्स न्यू हाई की बात करती नजर आती है इनकी वेबसाइट्स के ऊपर। लेकिन ऐसा ये सब हैशटैग टैगलाइन चलने के बाद भी इनकी मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या ऐसा नजर आता है जहाँ पे कहती है कि 5G पे हम काम काज करते हैं, 5G के लिए काम काज करते हैं, इंटरनल एंड ऑडिट नीड्स की बात करती नजर आती है। तो क्या इसका मार्केट की पोटेंशियल क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या कहती है? इनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कहती है न्यू री क्लाउड एडप्शन इन ए बॉक्स। न्यू री एज की बात करते हैं, न्यू रे जेड जेड टी एस टी की बात करते हैं। मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता आईटी के बारे में आखिर क्या क्या होती है। तो चलिए, जो जहाँ पे था उसके बारे में चर्चा की। इंडस्ट्री की तरफ बात करें तो कहती है हम बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट, टेली कम्युनिकेशंस, टेली मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन पे कामकाज करती है। हमारी इंडस्ट्रीज में हम कामकाज करते हैं। इसका नाम है थ्री आई इन्फोटेक। तो चलिए थोड़ा सा मार्केट की तरफ ही चलते हैं और मार्केट को एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, जबकि कंपनी में प्रमोटर यहाँ पे कोई भी नहीं बचा हुआ है। इसकी भी चर्चा करने वाले हैं कि क्या हुआ ऐसा जो प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को हटा लिया, या कुछ ऐसे बचे हुए हैं। तो चलते हैं, पहले ही एक नज़र हम यहाँ पे डालते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितना है टोटल? नंबर ऑफ शेयर है करीब करीब 16 करोड़ के आसपास। और एक जो मैंने स्पेशल इंडिकेटर बनाया है इसकी सेल्स को लेकर के, सेल्स इसका अर्थ मतलब पीएल और बैलेंस शीट को लेकर के, तो कहती है जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो सेल्स के अगेंस्ट कितना है, करीब 19% के आसपास। और जो प्रॉफिट है वो कितना है, नेगेटिव में 53% का निकल के आती है। डेटर्स रेशियो कहती है करीब 2 महीने से ज़्यादा में पैसा देता है कोई भी। डिविडेंड का यील्ड कोई है नहीं।
ऊपरी सतह पे देखा जाए तो करीब 63 रुपये तक गया था, लो में गया तो 30 रुपये तक गया था, फिलहाल ये 40 रुपये पे गिरवार करती है। इसका चार्ट में देखने के बाद लगता है कि चार्ट अभी निचली सतह पे है या ऊपरी सतह पे है। इसको आकलन करके देखिए तो क्या लगता है, अभी ना निचली सतह पे ना ऊपरी सतह में, मतलब लगातार गिरावट में थी, लेकिन सबसे जो लंबी गिरावट यहाँ तक आई थी। इसके बाद ये यहाँ पे देखने को आई है। ये फिलहाल जो पोजीशन देखने को मिली है, इस प्राइस पे लगातार एक बेस बनाई है, उसी पे आके टच किया है। इससे ज़्यादा ज़्यादा गिरती है तो मार्केट पर इसके कहते हैं ना, सबकी सब बिकवाली करती नजर आ सकती है यहाँ पे stock। तो चलिए, थोड़ा एक स्लैब मेरा कट गया है, मैं इसको दोबारा ओपन करने का प्रयास करता हूँ और चलने का प्रयास करता हूँ 3i इन्फोटेक के अंदर। इसमें हम पियर्स कंपनी की कंपेयर करने का प्रयास करें तो पियर्स कंपनी कहती है करीब 40 का ही आकलन है इसकी 139 कंपनी के लिस्ट में। तो 40 में है तो 40 का स्टॉक पी के, तो इसमें टाकोन बड़ी बड़ी कंपनियां निकल के आती है, ओकरा है, पीबी फिनटेक है, केपी कपिट है, टाटा एलिक्स है, टाटा टेक्नोलॉजी है। तो इस पे किससे कंपेयर किया जाए, क्योंकि जिसका सेगमेंट वाइज ज़्यादा बिजनेस जिस सेक्टर से आता है, लगता है कि उसी से सेक्टर से कंपेयर करना बेहतर होगा। और इसके लिए यहाँ पे उस सेक्टर की क्या कितने दिन में पैसा आता है, कितनी पैसे फंसे रहता है, तो ये उससे कंपेयर करना बेहतर हो सकता है। तो चलिए आगे, क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के बारे में क्या, क्वार्टरली कहती है जो इसका लगातार क्या हुआ, लगातार तो इंक्रीज ही चल रही है। सेल्स तो बढ़ती नजर आती है, 194 करोड़ था तो 197 करोड़ तक मार्च में आया। तो जहाँ तक इसका देखने को आती है तो लगातार बढ़ती नजर आती है। कई बार कुछ कुछ क्वार्टर में सेल्स में गिरावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल इनका जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नुकसान में, करीब 100 करोड़ का नुकसान में क्वार्टर ऑफ क्वार्टर जाने की देखने को मिलती है। और लगातार ही नुकसान में है, किसी किसी क्वार्टर में देखने को मिलती है करीब कुछ 10-12 क्वार्टर से लगातार ही नुकसान में कंपनी कारोबार करती नजर आती है। इसके बाद हम ईयरली डेटा को देखो तो ईयरली डेटा में किसी जमाने में कंपनी 2013 में 1300 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स ग्रो किया था, वो आज के टाइम में देखा तो करीब 814 करोड़ पे है। मतलब यहाँ पे ईयर टू ईयर इससे कंपेयर करें पिछले 5-10 सालों से, तो फिर गिरावट का माहौल देखने को मिलता है। प्रॉफिट की तरफ देखें तो प्रॉफिट में देखें तो लॉस करीब 300 करोड़ के आसपास पहुंचा है। इससे पहले भी लॉस था, लॉस नहीं था, नहीं तो 500 करोड़, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बाद भी कंपनी लॉस में थी। आखिर क्या है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे देखने को आती है, क्योंकि जो डेटा है उसी के हिसाब से बात कर सकते हैं। भी कंपनी ने प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन प्रॉफिट और लॉस की यदि कंपेयर करें तो ज़्यादातर टाइम कंपनी साल बाय साल लॉस में रही है। लॉस में रहने का क्या कारण हो सकता है, जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उतनी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। इसके अंदर जो बदलाव आया ना, वो बदलाव आया था इंटरेस्ट के पार्ट को लेकर के, जो कि इन्होंने जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना उसको पार्ट को लेकर के, मतलब ये इन्होंने लोन पे कारोबार चालू किया पैसे ले लेके बैंक से, और वही इनका नुकसान का कारण बना है। क्योंकि इसका एक चीज देखने को मिला, जहाँ पे हम डेटर्स रेशियो की तरफ देखें तो डेटर्स रेशियो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इनका कुछ तो कुछ कमी रही है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट 10% ही रहा, मतलब गिरावट वाला पोजिशन यहाँ पे कुछ देखने को मिलती नहीं है। इसके बाद देखा जाए स्टॉक प्राइस सीजीआर, तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की 20% तक जम कर जाती है और ये भी डिक्लाइन करता है। इन चारों के चारों फैक्टर में एक फैक्टर तो स्टॉक, जो मार्केट की चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट की चीज़ वो तो जंप करती नजर आती है, जो कंपनी की हैंड का चीज़ है वो इसके बेसिस पे काम काज करती नजर नहीं आती, क्योंकि मार्केट बढ़ती है तो लगता है बाकी लोगों को अच्छा ये भी कंपनी तो बढ़ने वाली है, क्योंकि इनका भी स्टॉक तो काफ़ी छोटा है, पोटेंशियल निकल के आ सकती है, तो ये चीज़ की वजह से मार्केट बढ़ सकती है। अब आते हैं इसमें आखिर क्या हुआ, जो सभी के सभी जो होल्डिंग्स हैं वो प्रमोटर अपने पास नहीं रखे हैं, सभी के सभी पब्लिक के पास छोड़े हैं। तो क्या ऐसा बात निकल के आई, इसमें चल रहे एक रिकन्सिलेशन की चर्चा करते हैं। और रिकन्सिलेशन इस बात का करते हैं आखिर क्या है इस स्टॉक में इन्वेस्टर का मूड। तो देखने को गया यहाँ पे एफ आई भी कोई नहीं है। डी आई की तरफ देखा तो डी आई के यहाँ से निकल के आती है। डी आई में कुछ बैंकिंग सेक्टर, इंडिया बैंक है, कैनरा बैंक है, और उसके बाद एक बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब तीनों के तीनों सरकारी बैंक यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडियन इंडियन बैंक, कैनरा बैंक्स और इन द बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे एच डी एफ सी था वो सब के बिकवाली करके निकल चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक भी नहीं है, एस बी आई नहीं है, मतलब तीनों के तीनों सरकारी बैंक तो है, लेकिन वो एक डी आई के तौर पे यहाँ पे बने हुए हैं। इसके बाद पब्लिक देखें तो पब्लिक के पास 88% का होल्डिंग है, उसमें से सबसे बड़ी होल्डिंग है
सर्विसेज मल्टीपल मल्टीपल एसेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास। अब ये ट्रस्ट क्या है, ये क्या कई सारे कंपनियों में ट्रस्ट करती है, केवल इनके पास ही देखने को मिली। इनके पास 10% की इन्होंने होल्डिंग किया हुआ है। इसके बाद इसके बाद 1% की होल्डिंग देखने को मिला, मतलब रेस्ट कोई देखने को नहीं मिला। इसमें टाटा कैपिटल किसी जमाने में था, लेकिन वो भी फिलहाल देखने को नजर नहीं आते। मतलब इनको भी लगता कि अच्छा ये सस्टेन नहीं करती है तो हम इसको लेकर के निकल जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट को लेकर के, पोटेंशियल को लेकर, क्योंकि लगातार इसकी क्या लग रही, सेल्स गिरावट थी, प्रॉफिट में लॉस मेकिंग चलती नजर आई थी। अब यहाँ पे चार्ट में इंडिविजुअल का क्या मामला है, इंडिविजुअल के मामला के बारे में चलते हैं। तो ये कहती है जो नॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है किसका है, तो कहते हैं सबसे ज़्यादा पोजीशन इंडिविजुअल का है, जो कि 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में है। अर्थात सोचिए, ये 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में सब के सब क्या पड़े पड़े हैं। इन्होंने हाई प्राइस पे ले लिया होगा मार्केट को पोटेंशियल को लेकर के, पर बाद में बिकने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये बिक नहीं पा रहा होगा, फिर क्या करेंगे। बड़ी क्योंकि अमाउंट्स काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट्स हो सकती है, क्योंकि 45% 50% किसी स्टॉक को लेना कम बड़ी बात तो नहीं है इसका। जबकि मार्केट कैप की तरफ नज़र डालें तो मार्केट कैप कहती है इसके बारे में, मार्केट कैप इसके बारे में कहती है 681 करोड़ का। अब यहाँ पे देखिए 681 करोड़ में एक आंकलन करने का प्रयास करता हूँ। 681 करोड़ में नंबर ऑफ शेयर कितना, 16। 16 करोड़ में 40 रुपए का शेयर था, ठीक है। और यहाँ पे 15% के आसपास कितना था टोटल, टोटल इज द 45%, और ये देखने को मिली करीब 19%। 45 20 65%, इसका 65% देखिए, मैं इसको आकलन करता हूँ। 681 का 65% जो है, अर्थात कितना हो जाता है, 6 6 36 और 56 30, करीब करीब 40, 400 करोड़। नियरली देखा जाए 400 करोड़ का फंड यहाँ पे किसका लगा हुआ है, 400 करोड़ का फंड लगा हुआ एक आम इन्वेस्टर जो कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 लाख से कम और 2 लाख से ज्यादा के इंडिविजुअल के तौर पे, इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट से लिया गया होगा स्टॉक। 400 करोड़ का पैसा यहाँ पे बस लगा हुआ है। इनका पोटेंशियल क्या बनता नजर आता है, उन्होंने कब लिया होगा, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक नजर। इनका चर्चा कर लेते हैं इसलिए क्योंकि इनका चार्ट में आखिर क्या सबसे ज्यादा कहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा इसका, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम को लेना चाहता हूँ। और वॉल्यूम क्या करते हैं इसके बारे में, तो वॉल्यूम जो देखने को आती है, अब इसमें वॉल्यूम को कहाँ पे लें, वॉल्यूम के एक चार्ट लेते हैं यहाँ पे, हम एनएससी का चार्ट ही ले लेते हैं जहाँ पे वॉल्यूम भी हम साथ में कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे कितनी वॉल्यूम आती है उसका भी आकलन कर लेते हैं। अब इस मार्केट को देखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, फिलहाल ये इसकी जो चार्ट है इतनी फिर खुलती है, ऐसा क्यों है, इतनी तक चार्ट क्यों खुलती है, क्योंकि ये चार्ट मंथली चार्ट ओपन हो रहा है ना। हम इसको लेते हैं कब की, डे की चार्ट लें तो डे की चार्ट, डेली चार्ट लेते हैं, ठीक है। ये डेली के चार्ट आ गए, और डेली के चार्ट में हम वॉल्यूम को एक इंक्लूड करना चाह रहे हैं। किसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम कहाँ से आती है इसमें, ज़रा हम इसको एक इंडिकेट करने के प्रयास करें, उसको टूल्स के अंदर चलें, और टूल्स में ट्रेंडिंग टूल्स नहीं, पायर फैसिलिटी की बात नहीं, और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे, तो हम देखने का प्रयास करें कुछ ऐड ऑन करने का, आखिर वॉल्यूम कहाँ से ऐड करें इसके अंदर। तो ये तो बैकग्राउंड की बात कर रही है, किंडल की बात करती है, इसके टूल्स में क्या क्या आती है। अच्छा, इनके टूल्स में मैं लेता हूँ एक वॉल्यूम की बात करता हूँ, ठीक है। एक हम लेता हूँ इसके टूल्स में वॉल्यूम, एक स्विंग वाली पोजीशन है, वॉल्यूम लेता हूँ, वॉल्यूम की बात करता हूँ, ठीक है। हमने वॉल्यूम को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब क्या निकल के आती है स्टॉक में, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना हुआ है इसके अंदर, यहाँ देखने को नहीं आती वॉल्यूम। शायद बीएससी पे चल के देखें एक बार, बीएससी के चार्ट को देखें जहाँ पे वॉल्यूम की चर्चा हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम, चलिए मैं बीएससी के चार्ट पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे वॉल्यूम का भी एक इंक्लूड, देखिए वॉल्यूम आती है ना यहाँ पे, तब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कब आई,
सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आती है यहाँ पे, और वॉल्यूम के बाद क्या होती है फिर से इसमें, वॉल्यूम में क्या हुआ, छोटी सी सस्ती के लिए इसमें कामकाज किया। अब यहाँ पे भी शायद वॉल्यूम का ऑप्शन निकल के आता है या नहीं निकल के आता है। यदि हम इंडिकेटर की तरफ देखें तो इंडिकेटर में हम इसको कंपेयर करने का प्रयास करें, जैसे सॉरी इसको इंडिकेटर में वॉल्यूम इंडिकेटर लेते हैं, ट्रिगल नहीं वॉल्यूम, वॉलेटिल नहीं वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम क्या कहना चाहते हैं। चलिए हमने वॉल्यूम इंडिकेटर लिया यहाँ पे, तो वॉल्यूम इंडिकेटर में ये क्या देखने को मिलता, तो स्टॉक में वॉल्यूम क्या थी, वॉल्यूम अच्छी यहाँ पे अच्छी खासी थी, फिर वॉल्यूम का पोजीशन क्या हुआ, वॉल्यूम कुछ बची नहीं। अब आज के टाइम के देखें तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम में कितनी पोजीशन देखने को मिलती है, ये देखिए, ये हमने 2-3 एक्स्ट्रा चार्ट खोल दिया, यहाँ पे डेटा वॉल्यूम की देखने, तो वॉल्यूम की पोजीशन ये थी, तो जहाँ पे वॉल्यूम में लोगों ने आया और फिर वहाँ से निकल नहीं पाया, ऐसा कि कितने परसेंट के आसपास, जो कि 40 करोड़ के आसपास की, यहाँ पे 400 करोड़ के आसपास की इंडिविजुअल रिटेल का फंड फंड लगा हुआ है स्टॉक। और स्टॉक चलने का नाम लेती है नहीं लेती है, क्योंकि ये चार्ट तो सिर्फ आती है कुछ दिनों से चलती है, फिर बाद में चलती नजर नहीं आती है। चलिए अब चलते हैं इसकी, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी जान लिए और उसके बाद चलने का प्रयास करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। पिछले 5 सालों में क्या किया, 1100% जंप, 1 सालों में क्या कर दिया, 18% जंप, 6 महीने में कितना, 25% गिरावट, 1 महीने में देखने को मिलती है करीब 24% का जंप, ऐसे 5 दिन में देखने को मिलती है कि जंप देखने को मिला 9-10% के आसपास। तो मतलब ट्रेंडिंग जो है फिलहाल, ये ट्रेंडिंग से देखा जाए आंकलन करके, ट्रेंडिंग में 6 महीने और 1 महीने के, 1 महीने के ट्रेंडिंग में तो स्टॉक ने एक जंप दिया है इस लेवल से लेकर के, और लगातार देखिए इस काटती हुई आगे तरफ मूवमेंट करती नजर आई है स्टॉक। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। इसके पीयर्स की तरफ हम एक नज़र डालें बीएससी पे, तो पीयर्स क्या कहती है बीएससी के बारे में, तो इसका पीयर्स में कहते हैं टीसीएस है, तो टीसीएस से कोई कंपेयर करने नहीं कह सकता, तो बिल्कुल नहीं कह सकता, ये तो बिल्कुल बेकार है। बेकार कौन है पता है, बेकार क्यों बोल रहा हूँ, कंपेयर करने के लिए दो फैक्टर्स की जरूरत है, एक तो सेम सेल्स वाला होना चाहिए, और एक सेल्स सेम ना हो तो फिर उसका मार्केट कैप सेम होना चाहिए या इक्विटी सेम होना चाहिए, इसलिए हमने इसको बेकार बोल दिया दोस्तों। कोई हमने ऐसा रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दिया कि स्टॉक को लेकर के आप खरीदो बेचो रखो, दिस इज योर डिसीजन योर चॉइस एंड योर मनी, नथिंग इज माई हैंड्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।